लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और ये जो हमारा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट में यानी अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है, सबसे पहले माइक्रोब्स क्या होते हैं देखिए, ये समझिए माइक्रोब्स क्या होते हैं। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिसको हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोब्स ना। तो अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट में किस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या, हमारे लिए फ़ायदेमंद किस तरह से हो सकते हैं। क्योंकि अभी हमने डिसीज़ चैप्टर में देखा था कि बहुत से माइक्रोब थे जो हमें डिसीज़ कर रहे थे, जैसे साल्मोनेला टाइफिमुरियम हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रोब्स जो थे हमें डिसीजेस कर रहे थे ना। निमोनिया डिसीज़ हो रही थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, टाइफाइड हो रहा था साल्मोनेला टाइफिमुरियम से, ठीक है। तो अलग अलग साल्मोनेला टाइफी से ना टाइफाइड हो रहा था। तो अलग अलग जो है माइक्रोब से अलग अलग डिसीजेज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे तो ह्यूमन वेलफेयर की बात की जा रही है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद किस तरह से हो सकते हैं माइक्रोब्स ना। तो अब हम लोग ये चीज़ जानने वाले हैं, ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और बहुत टाइम से ये चीज़ होती आ रही है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या इसके स्पोर्स का यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग लैब भी बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। पहले इसको लैक्टोबैसिलस कहा जाता था, अब इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये आपको याद रखना है। पहले इसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते थे, लेकिन अब जो इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसको कहते हैं, लैब कहते हैं। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं दही वगैरह बनाने के लिए, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मिल्क को कर्ड में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम लोग मिल्क में क्या करते हैं, इसके स्पोर्स मार्केट में आते हैं पैकेट में, तो वो स्पोर्स लेते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के, और वो हम लोग मिल्क में जब डालते हैं तो मिल्क क्या हो जाती है, कर्ड बन जाती है। या जनरली हम लोग घर में क्या कर सकते हैं, वो दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दही में क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि उसी की वजह से दही बनी है ना। मिल्क फट के जो है कर्ड बनाए, मिल्क सॉरी जम के जो है कर्ड बनाए, दही बनाए। तो दही में मतलब कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। तो आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अगर स्पोर्ट्स जैसे मार्केट से आपको नहीं लेना है, तो आप घर में भी थोड़ी सी दही लेके उसको अगर आप दूध में डालेंगे तो क्या होगा, वो जो पूरा पूरा दूध है वो दही बन जाएगा, ठीक है। उससे दही बन जाएगी, क्योंकि उसमें क्या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो थे वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये डेयरी प्रोडक्ट इस तरह से दही बनाई जाती है। और दही में क्या होता है, विटामिन B12 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, दही में क्या होता है, विटामिन B12 होता है। और इसके बाद अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है, पार्शियली डाइजेशन होता है मिल्क का, पार्शियली डाइजेशन होता है, कोगुलेशन और पार्शियल डाइजेशन होता है मिल्क का। यानी पूरी तरह से मिल्क खत्म नहीं हो जाता है, मिल्क थोड़ा बहुत उसके बॉन्ड वगैरह टूटते हैं और वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एसिड फॉर्म में आ जाता है। फर्मेंटेशन, इसके बाद है प्रोसेस फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक तरह से होता है कि ये एनरोबिक रेस्पिरेशन जैसे होते हैं, एरोबिक एनरोबिक, तो एनरोबिक रेस्पिरेशन में ही ये फर्मेंटेशन भी आता है, ठीक है। एक अलग प्रोसेस है फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं फर्मेंटेशन में क्या होगा, कि इससे हम लोग डो बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ फर्मेंट होती है, जैसे ग्लूकोज अगर फर्मेंट होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाता है ना। तो कोई चीज़ें फर्मेंट होती है, फर्मेंट का मतलब क्या है, पूरी तरह से सड़ना नहीं, थोड़ा सा खमीर बनना, जिसको हम लोग खमीर बोलते हैं, ठीक। घर में खमीर वगैरह बनाई जाती है और मार्केट में भी मिलती है। तो मार्केट भी ईस्ट खमीर वगैरह मिलता है, ठीक है, या इसके स्पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो आप अगर मार्केट से लाएँ उसको आटे वगैरह में डालते हैं ना, या आप आटे को कुछ दिन के लिए रखें तो आटा क्या होता है, फर्मेंटेड हो जाता है ना। आटे को या किसी भी चीज़ को अगर उसको रखते हैं, दाल वगैरह को थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, ठीक है, जैसे डोसा इडली वगैरह बनाया जाता है ना, तो दाल वगैरह पीस के उसको थोड़े टाइम के लिए रखा जाता है तो फर्मेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, पार्शियली डाइजेशन, ये भी एक तरह का पार्शियल डाइजेशन ही है। और इसमें रेस्पिरेशन का मेनली कॉन्सेप्ट होता है फर्मेंटेशन ना। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा पफी हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो जो फूला फूला डो दिखता है ना, खमीर जब डो जो है खमीर बन जाता है जब, तो थोड़ा फूल जाता है, तो फूला फूला जो दिखता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दिखता है, ठीक है। ब्रेड में फर्मेंटेशन जो होता है, ठीक है, बेकर्स ईस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्रेड इससे बनाई जाती है, सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया होता है सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी, इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इससे अल्कोहल वगैरह भी बनाई जाती है, या बेकरी में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ब्रेड वगैरह बनाने में। बेवरेजेस ना, जैसे टॉडी वगैरह जो होती है, टॉडी साउथ इंडिया में टॉडी का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन है, तो ये ट्रेडिशनल एक तरह से ड्रिंक है टॉडी जो है ना। और फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम प्लांट्स, इसमें क्या करते हैं, जो पाम्स होते हैं पाम्स, तो उसको थोड़ा सा चीरा लगा के उसके स्टेम्स वगैरह में, उसके फ्लावर्स में और या उसके टिक्स में चीरा लगा देते हैं, और फिर उस पर क्या करते हैं कि एक मटकी वगैरह बांध देते हैं, उसमें धीरे धीरे वो उसका सैप जो है गिरता रहता है, ठीक है। और उससे फिर वो टॉडी जो है बन जाती है, थोड़ा टाइम तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं,
तो वो थोड़ा सा पार्शियली वो डाइजेस्ट हो जाती है एक तरह से, या उसमें रेस्पिरेशन की वजह से वो क्या होती है टॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये टॉडी जो बनती है साउथ इंडिया में बनाई जाती है। ठीक है, ये भी क्या है, पाम्स, इसमें बेसिकली पाम्स ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है ना, तो पाम्स की फर्मेंटिंग सैप से ही बनती है। तो इन सब चीज़ में फर्मेंटेशन का यूज़ है। ठीक है, फर्मेंटेशन में डो में यूज़ होता है, ब्रेड में और बेवरेजेस में यूज़ होता है। फर्मेंटेशन एक तरह का रेस्पिरेशन ही होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होती है और चीज़ें थोड़ी बहुत पार्शली डाइजेस्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत हल्की सी सड़ जाती हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होती हैं। ठीक है, खाने लायक रहती है ना। चीज़, इसके बाद है चीज़। चीज़ क्या होता है, चीज़ जो होता है इसमें टेक्सचर और फ्लेवर, ठीक है, इसका अलग अलग हो सकता है। अलग अलग तरह के पनीर आपने देखा होंगे, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह में मोज़रेला चीज़ पड़ता है ना। स्विस चीज़ आपने देखा होगा। ठीक है, स्विस चीज़ में छोटे छोटे छेद भी दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये छेद बन जाते हैं। जैसे आप टॉम एंड जेरी वाला अगर कार्टून देखें, टॉम एंड जेरी, तो उसमें आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। चीज़ उसमें जो वो रखते हैं ना चूहे को पकड़ने के लिए, तो वो छोटे छोटे उसमें छेद दिखाई देंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं, छेद होल से होते हैं। तो स्विस चीज़ हो गया प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मैनी। ठीक है, इस बैक्टीरिया से बनाई जाती है स्विस चीज़। अलग अलग तरह के चीज़ के बैक्टीरिया से अलग अलग तरह की चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, तो स्विस चीज़ जो हो गई प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मैनी से बनाई जाती है। एक होती है रॉकफोर्ड चीज़ जो जनरली आपको मार्केट में मिलेगी, तो ये फंगस वगैरह से भी बनाई जाती है। ठीक है, तो स्विस चीज़ हो गई, रॉकफोर्ड चीज़ हो गई, इस तरह से अलग अलग चीज़ होती है। मोज़रेला चीज़ हो गई ना। अब तो इसके आपको ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखने। स्विस चीज़ बनती है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मैनी से और रॉकफोर्ड चीज़ बनती है फंगस से। ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से है। अभी तो हम लोग क्या देख रहे थे कि वो डोमेस्टिक यूज़ में हम लोग कैसे ला सकते हैं दूध दही मट्ठा पनीर बनाने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में इसका किस तरह से यूज़ किया जा सकता है ना। तो इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या यूज़ होता है, ड्रिंक्स वगैरह जो बनाई जाती हैं। एक मिनट जाए, इसको हम लोग चेक कर लें। तो यहाँ पे ड्रिंक्स जो बनती है ना इंडस्ट्रीज़ में, फर्मेंटेड बेवरेजेस, ईस्ट का यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेड बेवरेजेस ना, जनरली अल्कोहल या वाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेड बेवरेज बोलते हैं, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है ना, इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है कि थोड़ा सा ये सड़ जाए, मतलब थोड़ा सा इसमें क्या हो जाए कि इसमें थोड़ा चेंजमेंट आ जाए कुछ ना। तो उस वजह से उसमें एक स्मेल आ जाती है, एक उसका एरोमा या जो भी उसका कहते हैं ना, एक थोड़ी सी सड़े की महक सी आती है, बहुत ख़राब बदबू जैसी वो जनरेट हो जाती है। इसके अलावा वो जो है अल्कोहल बन जाते हैं, यानी वो नशा एक तरह से करने वाला केमिकल हो जाता है। पहले वो क्या रहता है, नॉर्मल फ्रूट जूस रहता है पहले, जब उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है, किसी मटकी वगैरह में या किसी लकड़ी के बड़े बड़े जो होते हैं ना, बड़े बड़े लकड़ी के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें जो है बड़े बड़े लकड़ी के रैक्स बनाए जाते हैं, उसमें जो है रखा जाता है फ्रूट जूसेस वगैरह को। सीरियल्स के, अनाज के जूस हो सकते हैं या फलों के जूस हो सकते हैं, उसको रखा जाता है। फिर वो थोड़े टाइम क्या होता है, उसमें धीरे धीरे वो उसमें भी सड़न होने लगेगी, धीरे धीरे वो स्पॉइल होने लगेंगे। ठीक है, हालांकि वो ईटेबल रहते हैं, ड्रिंकेबल रहते हैं, लेकिन क्या है कि वो बीमारी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो शरीर को वीक कर सकते हैं, वो इस तरह के हो जाते हैं। तो जैसे वाइन हो गई, बियर हो गई, विस्की, ब्रांडी या रम, ठीक है, ये सब जो होती हैं इसमें एक अजीब सी स्मेल होती है। ठीक है, गंदी सी स्मेल होती है बहुत, और इसमें एक कलर भी हो सकता है आ जाए ना, क्योंकि इसको जब लकड़ी के रैक वगैरह में रखा जाता है उस वजह से इसमें कलर भी जनरेट हो जाता है, और इसका जो जूस वगैरह था वो थोड़ा सा ख़राब होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बॉन्ड्स वगैरह टूट जाते हैं और वो अल्कोहल में, इथेनॉल, जनरली इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसमें एक इथेनॉल में क्या होता है, इसमें एक एडिक्शन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा एडिक्टिव हो जाता है, और जब इसको कोई लेता है तो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर करता है। तो अभी हमने पढ़ा था इस चीज़ को कि इस एडिक्शन वगैरह चीज़ को इससे पहले चैप्टर में, तो वो चीज़ यहाँ पे कॉज हो सकती है इस सब से। तो इसको हम लोग इंडस्ट्रीज़ में बना सकते हैं, ये कहने का मतलब है। इसको हम लोग इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी हम लोग फर्मेंटर का यूज़ करके, फर्मेंटर में वाइन, बियर, फ्रूट जूसेस, सीरियल्स वगैरह डाल के और ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस इसको डाल देते हैं। इसका बेकरी में भी यूज़ है और ड्रिंक बनाने में, तो इसको ब्रूवर सीज भी बोलते हैं, बेकर सीज भी बोलते हैं और ब्रूवर सीज भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रूवरी में भी इसका यूज़ है। तो बेवरेज मतलब क्या होती हैं, जो ड्रिंक्स होती हैं। ठीक है, अल्कोहल हो गई, टी, जो फर्मेंटेड बेवरेज, यहाँ पे अल्कोहल की बात हो रही है। नॉर्मल बेवरेज की बात करेंगे तो टी हो गई, कॉफ़ी, सॉरी टी हो गई, चाय कॉफ़ी हो गई नॉर्मल बेवरेज में, या वाटर हो गया, नॉर्मल बेवरेज है सब। ठीक है, लेकिन फर्मेंटेड बेवरेज की बात करें तो यहाँ पे ये अल्कोहल की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से अल्कोहल प्रोड्यूस होती है इंडस्ट्री में। हम लोग फर्मेंटर वगैरह का यूज़ करते हैं, उसमें ईस्ट डालते हैं और फ्रूट जूस या सीरियल जूस डालते हैं, और उससे फिर क्या होता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अलग अलग तरह की अल्कोहल होती है, क्योंकि अलग अलग तरह से बन सकती है ना अल्कोहल, अलग अलग अनाज या अलग अलग फ्रूट से बनाई जाती है, तो उस बेसिस पे अलग अलग नाम होता है, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंटीबायोटिक, इसके बाद हम लोग बात करें तो एंटीबायोटिक जो होती है, ठीक है, ये क्या होती है एंटीबायोटिक,
तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी असल में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की साइंटिस्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की। एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल होते हैं जो जो माइक्रोब्स, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल है जो हमारे बॉडी में अगर कोई हार्मफुल माइक्रोब चला जाता है, हमें डिसीज़ कर सकता है, तो अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो वो एंटीबायोटिक उस माइक्रोब को किल कर देगा, ठीक है। ये जैसे कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, जनरली बैक्टीरिया पे कारगर होता है ना, तो कोई बैक्टीरिया हो गया एंटीबायोटिक्स की, जैसे हमने जब एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से हमें मिलता है, ठीक है। पेनिसिलिन किससे मिलता है? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से। ये फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल्ड, ठीक है। तो इससे मिलता है पेनिसिलियम नोटेटम से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबायोटिक बनाई थी पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन क्या करती है कि जैसे हम लोग इसको लेंगे तो हमें कोई अगर डिसीज़ का कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर है तो उसको किल कर देगी, ठीक है। तो जनरली क्या करती है? किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो डिसीज़ कॉज करने वाले माइक्रोब की ग्रोथ को ये खत्म कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है एंटीबायोटिक। इसीलिए तो जब कभी डिसीज़ वगैरह कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक लिखते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा हम लोग बात करें केमिकल एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हम लोग सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लाइपेजेस, साइक्लोस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइपेजेस और स्टैटिन्स को देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? कुछ केमिकल्स हैं, कुछ एंजाइम्स और कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है। जैसे सिट्रिक एसिड हो गया तो ये एस्पेजिलस नाइजर से बनता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। एस्पेजिलस नाइजर फंगर होता है, फंगस है ये, एस्पेजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड बनता है ना। जो सिट्रिक एसिड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो खट्टे जो भी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, या दवा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर हो गया, सिरका जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड या सिरका, तो ये एसिडोबैक्टर एसिटी से मिलता है, ठीक है। विनेगर, नूडल्स वगैरह में विनेगर पड़ता है, खाने पीने की चीज़ों में पड़ता है ना। लाइपेजेस जैसे ये एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है। लाइपेजेस एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी में नेचुरली क्या बनता है? हमारी बॉडी बनता है, लेकिन इसी को हम लोग जब लैब वगैरह में बनाते हैं, ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग डिटर्जेंट में कर सकते हैं ना। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी होती है तो अगर हम कोई फैटी चीज़ खाएंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी हमारी बॉडी में ना। कोई जैसे तेल वेल सब्जी खाते हैं उसमें तेल होते ही होता है, तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है क्योंकि उसके अंदर ये लाइपेज एंजाइम बन रहा है बॉडी में, ठीक है, नेचुरली बन रहा है। और इसी लाइपेज एंजाइम को जैसे हमारे कपड़े पर अगर कभी ऑयल वगैरह लग गया, तेल लग गया, अब उसको धोना हुआ तो नॉर्मल साबुन से वो अच्छा नहीं धुलाएगा, इतना अच्छा नहीं धुलाएगा। तो इसलिए हम लोग डिटर्जेंट, ऐसे डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं जिसमें लाइपेज हो, ठीक है। और लाइपेज कैसे होगा? क्योंकि हम लोग इसको लैब में बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है इसको, ठीक है। और फिर उस लाइपेज का यूज़, लाइपेज को क्या किया जाता है? डिटर्जेंट वगैरह में ऐड किया जाता है, जिससे कि डिटर्जेंट ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, या सोप जो होते हैं ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और वो ऑयली स्टेन्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर कपड़े में तेल वगैरह लग जाए या इस तरह का कोई दाग लग जाए तो उसको रिमूव कर देते हैं आसानी से। तो एक तरह से जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम बन रहा था उसको हम लोग लैब में या इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्री वगैरह में बनाते हैं और फिर उसको डिटर्जेंट वगैरह में या सोप के साथ यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें साइक्लोस्पोरिन ए की। साइक्लोस्पोरिन ए तो ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह में ये काम में आता है। और ये हमें फंगस से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, एक तरह का फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इस फंगस से हमें क्या मिलेगा? ये एक तरह का इम्यूनोसप्रेसेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब ऑर्गन, एक जैसे कोई एक इंसान है उसका ऑर्गन, कोई एक पर्सन है उसको मान लो ज़रूरत है किडनी की, तो दूसरे पर्सन किडनी उसको लगाई जा रही है, तो हो सकता है कि वो उस किडनी को एक्सेप्ट ना करे जिस पर्सन किडनी लगाई गई, ठीक है। उसकी इम्यूनिटी जो है वो उसको एक्सेप्ट ना करे और बीमारी वगैरह के सिम्टम, डिसीज़ के सिम्टम शो होने लग जाएँ, ठीक है। तो उस टाइम पे साइक्लोस्पोरिन ए दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वो उसको दूसरे, जैसे एक इंसान की बॉडी है वो दूसरे इंसान के ऑर्गन को, किडनी वगैरह को एक्सेप्ट कर लेती है और अच्छे से ट्रांसप्लांट हो जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, या ब्लड डोनेशन वगैरह में भी जब ब्लड डोनेट करते हैं, किसी पर्सन का ब्लड किसी को लगाया जाता है, तो इसका हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो उसके लिए इम्यूनिटी शो ना करे, ठीक है, जिससे कि सक्सेसफुली जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाए ना। ऐसा ना हो कि मान लो किसी का जैसे किडनी किसी को चाहिए थी तो दूसरे हेल्दी पर्सन उसने किडनी डोनेट की और दूसरे पर्सन, जब उस पर्सन को जिसको किडनी चाहिए तो उसको हमने किडनी लगाई तो वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसके साइक्लोस्पोरिन ए हम लोग दे देते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो दब जाए, जिसके हम लोग जिसको लगा रहे हैं किडनी, ठीक है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट कर सकती है ऑर्गन को। इसके बाद बात करते हैं स्टैटिन्स की। तो स्टैटिन्स क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, और ये मोनेस्कस परपुरियस से हमें मिलता है, ठीक है। तो स्टैटिन्स जो होता है, ठीक है, किससे मिलता है? ब्लड परपुरियस से, मोनेस्कस परपुरियस से। और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, यानी ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ब्लड का जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह जब जमा होने लग जाता है, जिसको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, ऐसे लोगों में जैसे ज़्यादा शुगर वगैरह जिनको रहता है, तो उनको ये स्टैटिन्स वगैरह दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा नहीं होने पाता है, यानी ब्लड वेसल ब्लॉक नहीं होती हैं, तो ब्लड वेसल खुली रहती हैं, अच्छे से सर्कुलेशन ब्लड का होता रहता है, ठीक है। तो स्टैटिन्स जो होता है ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है,
जिससे कि ब्लड फ्लो सही बना रहता है और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती ना। तो ये कुछ एजेंट्स हम पढ़ते हैं, केमिकल्स, एंजाइम, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हमारी हेल्प करते हैं, सिट्रिक एसिड, एसिडिक, लाइपेज, साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन्स। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह से माइक्रोब हेल्पफुल हैं बायोगैस में और बायो फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, ये 3 चीज़ें अभी हम लोग को देखनी है। तो जैसे हम लोग सीवेज इसमें यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट में देख रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह से काम में आते हैं। सीवेज जो शहर में, सीवेज क्या होता है, जो वेस्ट होता है ना शहर में नालियों से जो बह के, जो इसे घर का जो भी क्या होता है गंदगी जो होती है, ठीक है, टॉयलेट वगैरह की जो गंदगी होती है वेस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो नालियों, जो घर में जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो सब बह के कहाँ पे जाती है, नाली या नाले के थ्रू, ड्रेन्स के थ्रू वो सब नाले में जाती है, सीवेज जिसको हम लोग कहते हैं ना। तो वो जो सीवेज का मटेरियल होता है जो नालियों में बाहर सड़कों पे नाली वगैरह में जो बहता है और फिर नाले में वो जाता है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट करके दोबारा से उसमें से वाटर को प्योरीफाई करके अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स हेल्प करते हैं ना, क्योंकि वो जो कचरा है, क्योंकि नालियों में बहुत ज़्यादा कचरा भी साथ में घर की गंदगी जो होती है या इंडस्ट्रीज़ वगैरह की जो गंदगी होती है ना, उसको अगर ऐसे ही नालियों में बहने दिया जाएगा तो मिट्टी में जाएंगी या नदी वगैरह में उसको बहाया जाएगा तो इनफेक्ट पॉल्यूटेड कर सकती हैं। ठीक है, वो क्या कर सकती है, पॉल्यूट कर सकती है, सॉइल को पॉल्यूट कर सकती हैं। अगर गंदगी ऐसे ही मिट्टी में जाती रहेगी बह के, या वो अंडरग्राउंड जाती रहेगी गंदगी जो भी घर की है या इंडस्ट्रीज़ की या सड़कों की है, या वो अगर नदी में बहाया जाएगा तो नदी को पॉल्यूट कर देगी। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग उसको ट्रीट कर देते हैं, सीवेज को क्या कर देते हैं, यानी नाली की जो भी गंदगी वगैरह होती है उसको हम लोग एक बड़े से टैंक वगैरह जैसे एरिया बनाते हैं, ठीक है, पिट बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, उसमें इकट्ठा करते हैं सीवेज वगैरह को और उसमें फिर उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यानी उसको प्योरीफाई किया जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी, प्राइमरी ट्रीटमेंट ये फिजिकल ट्रीटमेंट होता है और सेकेंडरी क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग जनरली इसमें क्या करते हैं, छानते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं या सेडिमेंटेशन, उसको ना बैठालते हैं, गंदगी जो होती है उसको बैठाल देते हैं नीचे। कभी भी हम लोग क्या, कोई गंदा पानी वगैरह जैसे है, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए एक जगह पे छोड़ें तो गंदगी अपने आप नीचे सेटल हो जाएगी, बैठ जाएगी। या आप उसको जैसे चाय पत्ती, चाय जब छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है ना, चाय अलग हो जाती है, तो वो भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन से भी गंदगी को अलग कर सकते हैं और लिक्विड अलग हो जाएगा, फिर उसको बाद में ट्रीट करके उससे प्योर वाटर अलग कर लेंगे। तो फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें बस हम लोग रिमूव अलग अलग कर रहे हैं पार्टिकल्स को। ठीक है, जैसे पानी जब बह के गया तो उसमें सैंड स्टोन भी हो सकते हैं, पत्थर वगैरह हो सकते हैं, कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, कागज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो फिल्टर करके उनको पहले अलग कर लेते हैं, छान के उनको अलग कर लेंगे, पानी को अलग कर लेंगे, गंदे पानी को अलग कर लेंगे, फिर उसको ट्रीट करते हैं हम लोग, बैक्टीरिया वगैरह उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ऐड करते हैं, उसको एरेशन टैंक में रखते हैं, यानी उसको गैस वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। अब यहाँ पे दिया नहीं, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसमें एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, जो माइक्रोब्स होते हैं जिन जो ऑक्सीजन का यूज़ करके जो अपनी रेस्पिरेशन करते हैं और जनरेशन अपनी ग्रोथ करते हैं, तो ऐसे माइक्रोब्स में पनप जाते हैं और फिर वो गंदगी वगैरह को तोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो एरोबिक माइक्रोब्स, इनकी कॉलोनी को फ्लॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लॉक्स। ठीक है, एरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं, ठीक है, इनकी कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं ना। इनके साथ कुछ फंगल फिलामेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ऑर्गेनिक मैटर, इससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे बहुत कम धीरे धीरे, जो क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, जो भाई पानी बह के गया, घर की गंदगी उसमें है, इंडस्ट्री गंदगी, उसमें ऑयल हो सकता है, ऑयल हो उसमें, तेल वगैरह हो, फैटी चीज़ें हों। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो भी होगा ना, सब्जी वगैरह के छिलके हो सकते हैं, ठीक है, फलों के छिलके हो सकते हैं, घर का वेस्ट जो भी होता है, गंदगी, धूल मिट्टी, तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जो भी चीज़ हो गई, उस सब चीज़ को रिड्यूस कर देते हैं, बैक्टीरिया करते हैं वो सब चीज़ को ख़त्म कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। और जब उन सब चीज़ों को तोड़ देंगे, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा परंपरा होंगे, तो उस टाइम पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है माइक्रोब की। ठीक है, बाद में जब पानी प्योर हो जाता है तो बीओडी कम हो जाती है, यानी बैक्टीरिया जब कम हो जाएंगे तो बीओडी भी कम हो जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा, बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये बीओडी जो होती है, जब बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं पानी में, जब उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं वो गंदगी को, तो उस टाइम पे बीओडी ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी बैक्टीरिया की ना। और जब पानी प्योर हो जाएगा तो बैक्टीरिया भी कम हो जाएंगे, भैया पानी प्योर हो ही चुका है तो बैक्टीरिया कोई काम नहीं है, बैक्टीरिया भी अब उस पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बैक्टीरिया क्यों काम कर रहे थे, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा था, उसकी गंदगी जो है वो उसको एक तरह से अपने लिए, उससे वो न्यूट्रिशन ले रहे थे, एनर्जी ले रहे थे। और जब पानी गंदगी कम हो गई, पानी प्योर हो गया, तो बैक्टीरिया भी मरने लगेंगे। ठीक है, तो अब वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी, वो कम हो जाएगी वाटर की। तो एक ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं पानी का, सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं उससे। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, यहाँ पे ये हो गया। दूसरा क्या हमारे पास, ये टिपिकल बायोगैस प्लांट एक दिया हुआ है,
एक मिनट, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ना, ये हमारी सीवेज ट्रीटमेंट में ये भी एक चीज़ होती है, लास्ट में स्लज डाइजेस्टर भी होता है। यानी जो कचरा वगैरह अगर इकट्ठा रह जाता है, स्लज वगैरह, ठीक है, जो गंदगी बैठी थी उसमें अगर कुछ तेल का होता है या छिलका विलका सब्जियों का हो गया, कोई भी वेस्ट होता है मटेरियल, तो उसको हम लोग स्लज को उसको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर में, ठीक है, जिससे कि फिर बायोगैस बनाई जाती है। एनारोबिक डाइजेस्टर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो एनारोब्स होते हैं यानी जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। जनरली मीथेन हमारे लिए हेल्पफुल होती है, ठीक। तो हम लोग देखो, जैसे नहीं कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है, एक कहावत है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, उसी तरह से हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि तो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और फिर जब उनका वेस्ट जो जो बह के जा रहा है सीवेज में, ठीक है, तो उस वेस्ट को क्या कर रहा है, उसको भी हम लोग एक तरह से अपने लिए यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उससे हम लोग मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी गंदगी जो भी वेस्ट बचता है उस पर हम लोग एनरोब्स डाल देते हैं, एनरोबिक जो माइक्रोब्स हैं वो डाल देंगे। तो एनरोबिक माइक्रोब्स क्या करते हैं या एनरोब्स क्या करते हैं, उसमें से मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और फिर मीथेन को हम लोग बायोगैस की तरह से काम में ला सकते हैं। बायोगैस जो होती है कैसे फ्यूल की तरह काम करती है, ठीक है, घर में चूल्हा वगैरह जलाने के लिए, गाँव देहात में इसका यूज़ होता है, या बिजली वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं और बायोगैस वगैरह भी प्रोड्यूस हो जाती है। बायोगैस का और भी मेथड, जो मेन मेथड है ना, जो गाँव देहात में प्रोड्यूस होता है बायोगैस, तो उसका प्रोडक्शन यानी बायोगैस का प्रोडक्शन गाँव देहात में हम लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिजली की सप्लाई वगैरह की जो नॉर्मल जो इस तरह से जैसे सिटीज़ में मिल जाती है उस तरह से गाँव देहात में मिलना आसान नहीं होता है ना, तो इसलिए बायोगैस का हम लोग यूज़ करते हैं और उससे क्या होता है कि बिजली वगैरह की सप्लाई भी सही रहती है, ठीक है। तो गाँव देहात में बायोगैस का यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी गाँव देहात में भी क्या होता है, एग्रीकल्चर वगैरह में ट्यूबवेल वगैरह की रनिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग या घरों में चूल्हे वगैरह जलाने के लिए, क्योंकि विलेज वाले जो गाँव देहात के दूर दराज के इलाके होते हैं उनमें हर चीज़ को सुविधा पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो बायोगैस के यूज़ से हम लोग फ्यूल की तरह से भी वहीं क्या करें, जैसे हम लोग क्या करें गाँव में गाय वगैरह तो होती है, तो उनकी गोबर वगैरह इकट्ठा करके और उसको बड़े बड़े गड्ढे इस तरह के बनाए जाते हैं, टैंक, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे गड्ढे, ये टैंक इस तरह से 2-3 टैंक हमने बना लिए, ठीक है। एक टैंक ये है स्लज टैंक इसको बोलते हैं, एक डाइजेस्टर टैंक होता है, ठीक है, ये स्लरी टैंक है, एक स्लज एक डाइजेस्टर टैंक होता है, ये स्लज टैंक है, ठीक है। तो इस तरह से 3 टैंक होते हैं, गड्ढे इस तरह गड्ढे मतलब ये बड़े बड़े गड्ढे बना लिए जाते हैं, ठीक है, ज़मीन में, गाँव देहात में ये चीज़ की जाती है। और इसमें क्या किया जाता है कि गाय का गोबर वगैरह जो होता है पानी वगैरह मिला के, ठीक है, वो इसमें डाला जाता है, गाय के गोबर में डंग और वाटर ये सब मिला के इसमें डालेंगे तो ये स्लरी इसको बोलते हैं। स्लरी धीरे धीरे नीचे जाती है और यहाँ पे डाइजेस्टर, ये पूरी तरह से डाइजेस्टर जो होता है पूरी तरह से पैक होता है, इतना पैक होता है कि इसमें ऑक्सीजन एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो डाइजेस्टर पूरी तरह से पैक होता है क्योंकि गड्ढे में फिट है ना, ऊपर ये पिस्टन लगा होता है, ठीक है। तो इसमें ये स्लरी जाएगी यहाँ पे। काऊ डंग में क्या होते हैं, मिथेनोजन्स होते हैं, ठीक है। मिथेनोजन जो होते हैं मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोकोकस बोलते हैं इनको। तो ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, गाय के गोबर में जो मटेरियल होता है ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको सड़ा गला के उससे फिर मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो गाय के गोबर से मीथेन प्रोड्यूस करेंगे और मीथेन जो होगी वो गैस, इसके थ्रू हम लोग, जो गैस होल्डर था इसके थ्रू हम लोग बाहर एग्जिट करा लेंगे और सिलेंडर वगैरह में फिल कर लेंगे। तो इस सिलेंडर का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से बना सकते हैं, ठीक है, बिजली बना सकते हैं या इससे हम लोग फ्यूल बना सकते हैं, ठीक है, घर में चूल्हे वगैरह जलाने में काम में ला सकते हैं। इस तरह से ये बायोगैस बनती है। जो कुछ भी बाद में वेस्ट बचा रह जाता है, मान लो थोड़ा बहुत गोबर वगैरह बच गया, उसका वेस्ट मटेरियल बच गया तो वो स्लज में इकट्ठा हो जाता है, उसको बाद में हम लोग खाद की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र की तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बायोगैस प्लांट होता है जो गाँव देहात में अक्सर बनाया जाता है ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और फ्यूल वगैरह की जो भी डोमेस्टिक फ्यूल्स वगैरह की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बायोगैस, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में हम लोग बात करें, हाँ, मिथेनोजन, ये आपको बताया अभी कि मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, मीथेन बनाते हैं, ठीक है। मिथेनो बैक्टीरियम जिनको कहा जाता है, एनारोबिक स्लज रिमेन ऑफ, अच्छा ये बैक्टीरिया जो होते हैं कहाँ होते हैं, कैटल के ये रूमेन में होते हैं, ठीक है। तो जब वो डंग, जो उनके डंग होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटा जो उनका होता है उसमें भी ये बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके अलावा गोबर गैस की हम लोग बात करते हैं तो गोबर गैस, इसको, अच्छा, बायोगैस को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं क्योंकि गोबर से बन रही है ना, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं बायोगैस को। इसके बाद है माइक्रोब्स है बायो कंट्रोल एजेंट ना, बायो कंट्रोल एजेंट में माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब जैसे पेस्ट वगैरह, फसल वगैरह उगाते हैं ना हम लोग, खेतों में फसल वगैरह उगाते हैं तो उसमें बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, कीड़े वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी माइक्रोब्स का यानी छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, इनको मारने के लिए, ठीक है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं एफिड्स, मॉस्किटोज़,
ठीक है। यूज लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज का यूज़ किया जाता है। ये तो माइक्रोब नहीं है हालांकि, फिर भी लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई का यूज़ किया जाता है एफिड्स और मॉस्किटोज़ को मारने के लिए, ठीक है, जिससे कि फसलों को नुकसान मॉस्किटोज़ वगैरह मारते हैं। एफिड्स मारेंगे, एफिड्स से क्या होगा कि फसलों को नुकसान नहीं होगा, या फिर से फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको नुकसान नहीं होगा। मॉस्किटोज़ वगैरह से हम लोग को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए लेडी बर्ड या ड्रैगन फ्लाई का यूज़ करके इनको हम किल कर सकते हैं। बैसिलस थुरिंजेंसिस बीटी का हम लोग यूज़ करते हैं। बैसिलस थुरिंजेंसिस एक तरह का बैक्टीरिया है, इसका जीनोम वगैरह निकाल के, और बैसिलस थुरिंजेंसिस जो होता है ना, ये बैक्टीरिया जो होता है एक कैटरपिलर को मारता है, ठीक है। बटरफ्लाई के कैटरपिलर हो गए, ठीक है, या कोई इंसेक्ट का कैटरपिलर हो गया तो उसको मारने का काम करता है, ठीक है। कैटरपिलर मतलब जो लार्वा स्टेज होती है, कैटरपिलर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कैटरपिलर लार्वा। तो लार्वल स्टेजेस होती है बटरफ्लाई की, या कोई ऐसा इंसेक्ट है जो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये बैक्टीरिया जो होता है इसकी लार्वल स्टेज या कैटरपिलर स्टेज उसको मारने का काम करती है, ठीक है। तो इसके स्पोर्स जो होते हैं उनको हम लोग पानी में छिड़क पानी के साथ मिला के और खेतों में छिड़क सकते हैं, ठीक है। बीटी स्पोर्स, बीटी थुरिंजेंसिस के जो स्पोर्स हैं, इसके जीनोम्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं ना। अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, इसके जीनोम का बैसिलस थुरिंजेंसिस के बीटी जीनोम का यूज़ करके प्लांट के अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि प्लांट खुद इस तरह के केमिकल बनाने लगता है जो कैटरपिलर को मार दे। अभी तो क्या कर रहा है, बैसिलस थुरिंजेंसिस डायरेक्ट कैटरपिलर को मार रहे हैं, ठीक है। हम लोग खेतों में इसके स्पोर को डाल रहे हैं। हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसके क्या यूज़ कर लें, इसका जीनोम इस्तेमाल कर लें, और जीनोम का यूज़ करके हम लोग उसको प्लांट में इंसर्ट करेंगे तो कुछ केमिकल बनाएगा जो मारने का काम करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स को मारते हैं। ट्राइचोडर्मा इसके बाद बात करें हम लोग, एक मिनट ज़रा देख लें। तो ट्राइचोडर्मा जो होता है ये फ्री लिविंग फंगस है, ठीक है। रूट वगैरह में ये देखने को मिलता है ट्राइचोडर्मा, और ये भी प्लांट पैथोजन, ठीक है, के अगेंस्ट काम करता है, यानी बीमारियों को रोकता है पेड़ पौधों में। बैक्यूलो वायरस ये हमारे पास है, बैक्यूलो वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है, बैक्यूलो वायरस है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह से, कि खेतों में इंसेक्ट्स वगैरह को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए इंसेक्ट से, इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है ये। तो ये कुछ एजेंट्स है जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं खेत वगैरह में, जनरली इसका यूज़ करते हैं, और जैसे कि फसलों को बचाया जा सके कीड़ों वगैरह से, इंसेक्ट से। इसके बाद है माइक्रोब्स का बायो फर्टिलाइजर्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, खाद की तरह से भी इस्तेमाल करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स में। तो बायो और फर्टिलाइज़र मतलब क्या है, खाद की तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया, तो इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं खाद की तरह से। यानी खाद का काम क्या होता है, खाद का काम या फर्टिलाइज़र जो होती है तो उसका काम क्या होता है, सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सॉइल को में न्यूट्रिएंट स्टिमुलेट करना, जिससे क्या हो जाए कि सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो जाए, मिट्टी जो है ज़्यादा फर्टाइल, ज़्यादा उपजाऊ हो जाए। तो इसी तरह से बायो फर्टिलाइज़र भी काम करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र यानी ये जो बैक्टीरिया होते हैं या फंगस होते हैं, ये भी मिट्टी को जो उपजाऊ क्षमता होती है, जो उसका क्या होता है, उसका न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको इंक्रीज़ करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाएंगे सॉइल में ना। बैक्टीरिया राइजोबियम, ठीक है, एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरलम, ये बैक्टीरिया इनका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। राइजोबियम जो होता है ये दलहनी पौधों में जनरली हमको देखने को मिलता है। दलहनी पौधे की जो जड़ होती हैं, आप देखेंगे सोया मेथी जब आप लेंगे, सर्दी में सोया मेथी आती है ना, तो उसकी जड़ों में आप देखेंगे गुलाबी गुलाबी सा रूट नॉड्यूल दिखाई देता है, उसके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। मटर वगैरह में भी उसकी जड़ों में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, मटर में, चने में। अजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम ये फ्री लिविंग होता है, एजोस्पाइरलम फ्री लिविंग है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जो है वो सॉइल में फिक्स करते हैं। इसके अलावा फंगस, माइकोराइजा फंगस, ठीक है, जैसे ग्लोमस इसका एग्जांपल है। माइकोराइजा जिसको हम लोग ये सिम्बायोसिस करता है ग्लोमस के साथ, ठीक है, माइकोराइजा। और ये जो है, ठीक है, माइकोराइजा ना, जिम्नोस्पर्म के रूट्स में हमें इस तरह का फंगस देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं जैसे ग्लोमस हो गया, तो उनके रूट्स में हमें देखने को मिलेगा ना। और ये क्या करते हैं, ये डिसीज से बचाते हैं ना, कोई जड़ में जो बीमारियां हो सकती हैं। जिम्नोस्पर्म की जड़ों, जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होता है, प्लांट किंगडम में पड़ा है, एक तरह का प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो उनकी जड़ों में जो बीमारियां होती हैं उससे ये माइक्रोराइजा बचाते हैं ना। और इसके अलावा फास्फोरस, सॉइल से फास्फोरस वगैरह, वाटर वगैरह, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोराइजा एक तरह से हेल्प कर रहा है प्लांट की कि वो रूट से ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सब साइनोबैक्टीरिया में आते हैं। और राइस फील्ड्स वगैरह में इनका यूज़ होता है बायो फर्टिलाइज़र की तरह से, ठीक है। सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर ये प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन एक तरह से प्रोवाइड करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट कहीं भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। और हम लोग यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ना। तो यहाँ पे हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं अब बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है। और ये हमारी 1 शॉट वीडियो चल रही है क्लास 12 की बायोलॉजी की। इसमें हम लोग क्लास 12 के सारे चैप्टर एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये आपके रिवीजन के लिए कि आपके हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम कवर कर रहे हैं, थोड़ा स्पीड में इस वीडियो को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इस लेक्चर को थोड़ा स्पीड में लेकर चल रहे हैं। जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की हम लोग जब बात करते हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर का नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। यानी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, और उस किस तरह से हम लोग इसका प्रोसेस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि टेक्नोलॉजी का जब यूज़ कर लेते हैं हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए, अपने काम के लिए किसी भी, ठीक है, अपने किसी भी यूज़ के लिए जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, या हम कह सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्निक की हेल्प से उस किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं ह्यूमन वेलफेयर में, तो इसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, लगभग सिमिलर टर्म है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि जेनेटिक मतलब डीएनए आरएनए है ना, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए आरएनए हम लोग चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको हम लोग जिस भी होस्ट में हमें जिसके अंदर वो रिज़ल्ट चाहिए होगा ना, जैसे हमें एक प्लांट है तो उस प्लांट में हमें क्या करना है, विटामिन ए बनाना है, ठीक है। प्लांट में जनरली जैसे राइस है, चावल, उसमें विटामिन ए तो होता नहीं, हमें उसमें विटामिन ए प्रोड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, विटामिन ए किस में होता है, गाजर होता है, गाजर का जीनोम विटामिन ए वाला ले लेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे उस जीनोम को, उसके डीएनए को, ठीक है, जिसकी वजह से कि गाजर में विटामिन ए बन रहा था, कैरेट में विटामिन ए बन रहा था, उसके जीनोम, उसके डीएनए को हम लोग चावल के जीनोम में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। चावल के प्लांट का जो जीनोम होगा उसका डीएनए होगा उसमें साथ में मिला देंगे। तो एक तरह से इसमें जीनोम के डीएनए की मिक्सिंग की जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें चावल के प्लांट में भी विटामिन ए बनने लगेगा ना। तो इस तरह से चावल के प्लांट जो होते हैं ना, उसमें जब विटामिन ए बनने लगता है वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं, ठीक है, येलो कलर के हो जाते हैं, येलिश हो जाते हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे कैरेट वगैरह नहीं होता है, ठीक है, या विटामिन ए वाली चीज़ें कम होती हैं, तो वहाँ पे इस तरह से हम लोग चावल में विटामिन ए प्रोड्यूस करके और यूज़ करते हैं राइस का, ठीक है, राइस में विटामिन ए इंड्यूस कर देते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं, उससे हमें विटामिन ए भी मिलता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ होती है ना, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन ए हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं, सिंपली हम लोग अलग अलग जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनके डीएनए को मिक्स कर रहे हैं एक तरह से, और कुछ नया उनका रिज़ल्ट, उनका फिनोटाइप बना रहे हैं, कुछ नया रिज़ल्ट बना रहे हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की ना। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग सेम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का है या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, लगभग सेम चीज़ें हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग स्टेराइल इन्वायरमेंट जैसे लैब वगैरह में करते हैं, तो स्टेराइल इन्वायरमेट एक बना देते हैं कि बाहर का कोई भी कंटेमिनेशन उसमें ना हो जाए, ठीक है। हम लोग जो रिज़ल्ट चाहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में चाहते हैं उसी में मिले, और किसी कोई दूसरा कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा ना हो कि बाहर से कोई कंटेमिनेशन उसमें आ जाए, ठीक है, कोई दूसरा कैरेक्टर आ जाए, हमें जो चाहिए तो उसके अलावा कोई कैरेक्टर आ जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लोग फर्मेंटर के अंदर बनाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में फर्मेंटर का यूज़ होता है ना, तो एक तरह से वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है, वहाँ पे फर्मेंटर का यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। और जो भी हमें चीज़ चाहिए होती है ना, जो भी विटामिन प्रोटीन जो भी चाहिए होता है वो हम लोग बैक्टीरिया के थ्रू फर्मेंटर के अंदर बनाते हैं और इस चीज़ को ऑब्टेन करते हैं। एंटीबायोटिक वगैरह बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, वैक्सीन एंजाइम्स, बहुत सी चीज़ें इस तरह से बनती हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन डीएनए जैसे लिए, मान लो ये डीएनए किसका है आपका, ये डीएनए है गाजर का डीएनए है, ठीक है, उसका विटामिन ए वाला डीएनए, जिससे कि गाजर के अंदर विटामिन ए बन रहा था, ठीक है। ये डीएनए हम लोग लिए और इसको हम लोग वेक्टर के अंदर डाले, किसके अंदर डाले, वेक्टर, जो कि इस डीएनए को लेकर जाएगा, ठीक है। वेक्टर के साथ इस डीएनए को मिलाई, देखो ये डीएनए इसमें से काट के निकाले, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। ये पूरा का पूरा डीएनए तो डाल नहीं देंगे, पूरा का पूरा गाजर का डीएनए तो राइस में हम लोग डालेंगे नहीं, उसके डीएनए का कुछ पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट हमने निकाल लिया, ठीक है। इसकी जगह कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, जरूरी नहीं है गाजर का ही डीएनए ले, किसी बैक्टीरिया का डीएनए भी ले सकते हैं, जो कोई एंजाइम वगैरह बना रहा हो, कोई दवाई बना रहा हो बैक्टीरिया, कोई एंटीबायोटिक बना रहा हो, ठीक है, तो वो डीएनए भी ले सकते हैं और वो भी प्लांट के अंदर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, तो प्लांट के अंदर एंटीबायोटिक बनने लग जाएगा,
ठीक है, जिसका डीएनए लेंगे, जो चीज़ बनाने वाला वो चीज़ प्लांट के अंदर जब हम लोग उस डीएनए को इंसर्ट करेंगे तो बनने लगेगी। अब जब डीएनए को इंसर्ट करते हैं ना, तो डायरेक्ट हम लोग प्लांट के अंदर नहीं इंसर्ट कर सकते, थोड़ा मुश्किल होता है डायरेक्ट इंसर्ट करना, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर का यूज़ करते हैं। वेक्टर जो होते हैं ना, ये वेक्टर या जिसको प्लाज्मिड भी बोलते हैं, तो ये फंगस से भी बनाए जा सकते हैं या बैक्टीरिया से भी वेक्टर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा जीनोम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल जिसको बोलते हैं ना, तो ये बैक्टीरिया के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होता है, कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल होता है, कुछ एक्स्ट्रा जीनोम होता है, जिसका यूज़ हम लोग वेक्टर की तरह से करते हैं। वेक्टर मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हमें यहाँ से अगर किसी दूसरी जगह पे जाना हुआ तो जनरली हम किसका यूज़ करेंगे, किसी ऑटो, गाड़ी, कार का, बाइक का ना, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं। तो व्हीकल जो होता है जो हमें यहाँ से दूसरी जगह पे लेकर जाए ना, वो एक तरह से वेक्टर की तरह से काम कर रहा है ना। उसी तरह से ये डीएनए जो है वो, उसको हम लोग जब प्लांट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं कि हमें डीएनए का रिजल्ट प्लांट के अंदर मिले, तो हम लोग एक वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, इस डीएनए को इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ये वेक्टर जो है इसको प्लांट के अंदर इस डीएनए को लेके जा रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि वेक्टर जो होता है ना, वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इस डीएनए को। तो जो भी चीज़ का डीएनए हमको किसी प्लांट के अंदर लेके जाना है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, प्लांट जनरली नहीं, ज़रूरी नहीं है, किसी एनिमल में भी कर सकते हैं, किसी बैक्टीरिया में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो डीएनए को लेके जा रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। और ये वेक्टर जो है जब ये डीएनए को लेके जाएगा, अच्छा ये डीएनए और वेक्टर को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये जो वेक्टर है इसको लाइगेज के थ्रू जोड़ते हैं। लाइगेज को हम लोग मॉलिकुलर ग्लू बोलते हैं, लाइगेज को क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर ग्लू। तो लाइगेज के थ्रू हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर ये क्या होगा, ये इस तरह से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मतलब जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हो और वेक्टर भी हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये दोनों जब बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे, ई कोलाई में, जैसे यहाँ पे हम लोग ई कोलाई में डालें, हम लोग किसी प्लांट में भी डाल सकते हैं ना, ई कोलाई में डालना है, तो ई कोलाई में इस बैक्टीरिया को डालेंगे, तो ये जो डीएनए हमने लिया था, ठीक है, विटामिन ए डी बनाने वाले, जैसे हमने अगर इसका डीएनए लिया गाजर से, तो ये विटामिन ए इस बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर बनने लगेगा ना, ये चीज़ हो जाएगी, ये क्लोनिंग होस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इस बैक्टीरिया को अगर हम प्लांट में डालेंगे तो ये बैक्टीरिया फिर इस विटामिन ए वाले जीनोम को प्लांट में भी लेके जाएगा, तो प्लांट के अंदर भी जैसे चावल के अंदर लेके जाएगा, तो चावल के अंदर भी राइस बनने लग जाएगा। मतलब अगर हम बैक्टीरिया को चावल के प्लांट में डाल दें, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जब चावल के प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, तो उस चावल के अंदर भी जो उसके सीड्स होंगे, तो चावल में जब दाने आएंगे तो उसके अंदर विटामिन ए भी आएगा, ठीक है। ये क्लोनिंग होस्ट की तरह से भी काम करते हैं बैक्टीरिया क्योंकि अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं, तो उनके अंदर फिर ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, डीएनए भी बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद क्या है, तो ये पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, जो वेक्टर प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट से बनता है। वेक्टर क्या होता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑर्गेनिज्म में लेकर जाता है, होस्ट में लेकर जाता है। होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, यानी कोई राइस का जैसे प्लांट, उसके अंदर हमें विटामिन ए बनाना है, तो राइस का प्लांट क्या होगा, होस्ट हो गया। बैक्टीरिया के अंदर अगर हमको बनाना है, ठीक है, विटामिन ए बनाना है या कोई एंटीबायोटिक बनानी है, तो बैक्टीरिया क्या होगा, होस्ट हो गया ना। और जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वो जीन जैसे हम लोग विटामिन ए वाले जीन इस्तेमाल करें गाजर से लेके, या एंटीबायोटिक वाले जीन इस्तेमाल करें फंगस से लेके, तो वो जीन जो होता है उसको हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको कट कैसे करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से इसको कट करते हैं, थोड़े से पार्ट को यूज़ करते हैं, पूरे के पूरे डीएनए को नहीं यूज़ करते ना। इस तरह से ये पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस होता है। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और जो भी अगर क्वेरी डाउट होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, इसमें हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको भी बताया, यहाँ पे हमें जनरली हम लोग एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस भी होता है। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हम लोग मॉलिकुलर सीजर बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये क्या होती है, मॉलिकुलर सीजर जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये मॉलिकुलर सीजर जो है, ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे यूज़ होता है। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये डीएनए को कट करने, अभी ऊपर बताया था डीएनए को कट करता है, ठीक है, ये हमें स्पेसिफिक पोजीशन से कट करके देगा डीएनए को, यानी जो हमें हिस्सा निकालना है वहीं से कट करेगा। एक्सोन्यूक्लियस ये बाहर के साइड से कहीं से भी कट कर सकते हैं ना, टर्मिनल एंड्स पे कट करते हैं, ठीक है, ये एंड्स पे कट करते हैं न्यूक्लियोटाइड डीएनए को। तो इसका इतना हम लोग यूज़ नहीं करते एक्सोन्यूक्लियस का, जनरली हम लोग एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हैं। तो ये हमें जहाँ जिस जगह से काटना होगा उस स्पेसिफिक पोजीशन से हमें डीएनए को काट के उतना हिस्सा प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जैसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड, मतलब कहाँ से किसी डीएनए को कट करना है, ठीक है, तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो हिस्सा होता है डीएनए का जहाँ से हमको पहचान में है कि हाँ हमें इस जगह से डीएनए को कट करना है। तो जनरली पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होते हैं ना, रिपीटेटिव जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे लिखा जाता है ना, एक कहावत जैसे होती है, एक पहली होती है, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान ना, इस तरह से होती है। तो इसमें
मतलब किसी लेटर को अगर कोई वर्ड जैसे उसको आप सीधे पढ़ो या उल्टे पढ़ो वो एक बराबर पढ़ने में आता है ना। तो उस तरह के सीक्वेंस जो होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक लैंग्वेज का नाम, ठीक है। चलिए देखते बताते हैं इसको। मलयालम जैसे एक लैंग्वेज नहीं है, मलयालम, ठीक है। तो मलयालम जब आप लोग लिखें ना, मलयालम जैसे हिंदी में लिख रहे हैं, अगर आप उसको सीधा लिखें मलयालम तो भी ये मलयालम पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये एक इंडिया में एक लैंग्वेज है ना मलयालम, तो इसको अगर आप सीधा पढ़ें तो भी इसको मलयालम पढ़ा जाएगा, और इसको उल्टा पढ़ें तो भी ये मलयालम ही रहेगा। उल्टा अगर आप पढ़ेंगे तो भी मलयालम ना, इस तरह से। तो सीधा उल्टा ये एक समान है ना। इसी तरह के डीएनए में भी सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। एटीजीसी जो होते हैं ना, डीएनए में एटीजीसी सीक्वेंसेस होते हैं, एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन। तो ये इस तरह से होते हैं कि कहीं कहीं पे ये ऐसे होते हैं कि इसको उल्टा पढ़े या सीधा वो एक जैसे दिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है AATC, इस तरह से लिखा हुआ है ना, सॉरी AA और टी बीच में टी है, फिर ए है। तो अब इसको अब अगर आप लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसमें ना, AATA इस तरह से है, तो इसको सीधे पढ़े AATA को, या इस तरह से दूसरी तरफ से पढ़े तो भी ये AATA ही रहेगा, डबल ए रहेगा ना। मतलब क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिनको उल्टा या सीधा हम लोग पढ़े तो एक जैसे रहते हैं। तो इसी को हम लोग यूज़ करते हैं पहचानने में कि कहाँ से हमें डीएनए को कट करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की, यानी जो चीज़ जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट प्लांट में लेके जा रही है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में लेके जा रही है। तो क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं, बताया भी ये एक व्हीकल की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो हम लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ये जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, बैक्टीरिया से या प्लांट से दूसरे प्लांट में या बैक्टीरिया में लेके जाते हैं ना। तो डीएनए मॉलिक्यूल ही होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर जो है डीएनए मॉलिक्यूल ही हैं, और ये फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन मटेरियल को दूसरी सेल में लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट्स, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ से मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ORI से रेप्लिकेशन शुरू होता है। जैसे ये ORI है, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है। बैक्टीरिया का ये दिखाया गया है वेक्टर, तो यहाँ पे दोनों तरफ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसा वेक्टर लेते हैं ना जिसके एक से ज़्यादा कॉपी बन जाए, ठीक है। तो इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी देखने को मिलता है, इसकी अपनी और कॉपी भी बना सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा जो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इस वेक्टर में, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे ये एक वेक्टर था, तो जब ये एक वेक्टर इसके अंदर ORI भी अगर होगा तो ये अपने जैसे और वेक्टर बना लेगा, अपने जैसे और वेक्टर बना लेगा, तो इससे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी सब में आ जाएगा, ठीक है। ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये भी सब में आ जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा। यानी एंटीबायोटिक, क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पे जब इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक बनाते हैं, कोई दवाई बनाते हैं, कोई एंजाइम कुछ भी बनाते हैं, तो हमें बहुत बड़े लेवल पे चाहिए होता है। तो वेक्टर भी क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, बहुत सारे वेक्टर हों जिससे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो ये ORI होता है यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बनाने में हेल्प करता है। सेलेक्टेबल मार्कर, यहाँ पे कुछ मार्कर होते हैं, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, कौन से नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मार्कर का यूज़ करते हैं। जनरली ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग BAM-H1 साल, जैसे इसमें क्या है ये जो हमारे पास वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, PBR322, ये वेक्टर क्या है, PBR322 है ना। एक हमारे पास होता है PBR327 भी होता है, ठीक है। P से मतलब यहाँ पे प्लाज्मिड है, B और R से क्या मतलब है, बोलिवर और रॉड्रिगेज, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, बोलिवर और रॉड्रिगेज, उन्होंने वेक्टर को बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे ये वेक्टर पड़ा है, बोलिवर और रॉड्रिगेज, ठीक है। सबसे पहले वेक्टर बोलिवर और रॉड्रिगेज ने बनाया था, ठीक है। उन्हीं के नाम पे ये वेक्टर का नाम पड़ा है PBR322, ठीक है। 322 इसका सैंपल नंबर है, ठीक है, वेक्टर का। तो वेक्टर में जो यहाँ पे है क्या बताया था, हाँ, यहाँ सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, ठीक है। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, जैसे हमने वेक्टर को जब जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में ऐड किया, तो अब हम इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके इसको हम लोग डालते हैं, जब वेक्टर के साथ डालते हैं तो ये पता लगाते हैं अगर एंटीबायोटिक वेक्टर पे काम कर गई तो मतलब क्या हुआ कि वो वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है। और अगर काम नहीं करती है, ठीक है, तो इसका मतलब, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एंटीबायोटिक जो है उससे अगर वेक्टर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, या हाँ, वो वेक्टर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, वेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, ठीक है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जब वेक्टर से जुड़ जाएगा ना, तो एंटीबायोटिक
क्या होगी, उस पर काम नहीं कर पाएगी, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट पे काम नहीं कर पाएगी, वेक्टर पे काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वेक्टर पे क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, इनका पता लगाने के लिए कौन कौन ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कौन कौन वेक्टर ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं। इसके बाद ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि मतलब किस किस वेक्टर से रिकॉम्बिनेंट बना है और किस किस वेक्टर से रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है। क्लोनिंग साइट्स होती हैं इस पर, ठीक है, जिससे कि एलियन डीएनए लिंक हो, स्पेसिफाई वेदर एलियन डीएनए इज लिंक्ड, तो इससे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है वो लिंक होता है क्लोनिंग साइट से। ठीक है, तो ये पूरा वेक्टर का एक स्ट्रक्चर है ना, इसमें अलग अलग एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन भी है, टेटार भी है। ठीक है, इसके अलावा इको आर1, पीवीयू, पीएसटी, एमएच1, ये सब भी हैं, इस पे साइट्स हैं अलग अलग। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, BAMH1, SALH1, ये सब रिस्ट्रिक्शन साइट हैं यहाँ पे ना। और रेसिस्टेंस जीन कौन कौन से, एम्पलीसिन रेसिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस, ये 2 रेसिस्टेंस जीन भी हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉम्पिटेंट होस्ट की ना, यानी जिसमें हमें इस वेक्टर को डालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है, तो वो होस्ट हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या होगा, कॉम्पिटेंट होस्ट। और इसमें हम लोग कैल्शियम आयन का जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन या बायोलिस्टिक जीन गन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं डीएनए को इंसर्ट करने के लिए। तो डीएनए को अगर हमें डायरेक्ट, मतलब हमें वेक्टर का जैसे यूज़ नहीं करना है, अगर ठीक है हमें डायरेक्ट डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म में डालना है, तो हम लोग जीन गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में हमें कैल्शियम आयन का भी इस्तेमाल करना होता है, कैल्शियम का भी, जिससे क्या हो जाए, डायरेक्टली जो है डीएनए होस्ट में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस तो आपको बता ही दिए। सबसे पहले डीएनए को अलग कर लेंगे। ठीक है, उस डीएनए को फिर हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को अलग कैसे करेंगे, लाइसोजाइम वगैरह का यूज़ करके ना। बैक्टीरिया है तो उससे लाइसोजाइम का यूज़ करके उससे डीएनए को निकालेंगे। प्लांट सेल है तो सेलुलोज का एंजाइम करके डीएनए को निकालेंगे। फंगस है तो काइटिनेज का यूज़ करके डीएनए को निकालेंगे ना। फिर उस डीएनए को हम कट कर लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए थोड़ी ना दूसरे प्लांट या ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, तो डीएनए को कट कर लेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, छोटा सा डीएनए का पार्ट ले लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, और फिर एम्प्लीफिकेशन करते हैं डीएनए, उस डीएनए को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसको हम लोग आसानी से हैंडल कर सकें। ठीक है, तो उसकी कॉपी बहुत सारी बना लेते हैं, तो बहुत सारी कॉपी बना लेंगे, उसको थोड़ा बड़ा भी कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन, डीएनए को बड़ा करना, उसकी बहुत सारी कॉपी बना लेना। ठीक है, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट या जिस डीएनए का हमें काम है उसकी हम लोग कॉपी बना लेंगे। डीनेचुरेशन, अनीलिंग, इसमें 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। इसी को हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, शॉर्टकट इसका नाम क्या, पीसीआर है। डीनेचुरेशन इसमें होता है एनिलिंग। डीनेचुरेशन क्या होता है कि पहले डीएनए को सेपरेट करते हैं, डीएनए है ना, तो इसके अलग अलग स्ट्रैंड को अलग, जीन ऑफ इंटरेस्ट था तो उसके डीएनए स्ट्रैंड को अलग अलग करेंगे। फिर एनिलिंग करेंगे, यानी इसमें प्राइमर वगैरह जोड़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ आपको हमने जो पढ़ा रहे थे ना, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ना, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह, उसमें बताए थे सारी चीज़ें। तो प्राइमर्स जो होते हैं ये एक तरह से नींव की तरह से काम करते हैं, जिससे कि फिर डीएनए आगे बनेगा। जैसे बिल्डिंग बनानी होती है तो बिल्डिंग के लिए पहले हम लोग नींव रखते हैं, फिर उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, घर मकान बनाते हैं। तो इसी तरह डीएनए, जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डीएनए बढ़ा रहे हैं ना, डीएनए कॉपी बना रहे हैं या डीएनए की लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे पहले प्राइमर जोड़ते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं अनिलिंग। ठीक है, सबसे पहले डीनेचुरेशन किया। ठीक है, दोनों इसका डीएनए स्ट्रैंड जो अलग अलग किए। फिर हम लोग प्राइमर के यूज़ से क्या किए कि इसमें डीएनए का प्रोसेस स्टार्ट किया, डीएनए बनने का प्रोसेस स्टार्ट किया। अब ये दोनों डायरेक्शन में डीएनए बनेगा, ब्लू ब्लू जो है डीएनए बन रहा है। ठीक है, देखो इस तरह से ये डीएनए बन जाता है, रेड रेड यहाँ पे डीएनए बन गया। ठीक है, तो ये पहले 2 स्ट्रैंड थे, 2 धागे थे, अब ये 2 से 4 बन गया, बीच में भी 2 बन गया ना। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए की कॉपी बहुत सारी बन जाती है। और यहाँ पे हम लोग एंजाइम यूज़ करते हैं, टैग पॉलीमरेज, इसको बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज। ठीक है, ये हमें जो है एक बैक्टीरिया से मिलता है, जो गर्म पानी के जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ना हिल्स पे, तो वहाँ से ये मिलता है बैक्टीरिया, थर्मस एक्वाटिकस। और ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी काम कर लेता है ना। नॉर्मली जो पॉलीमरेज जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, वो पॉलीमरेज एंजाइम जो डीएनए बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो टैग पॉलीमरेज होता है ना लैब में, क्योंकि हमको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि डीएनए अलग अलग करना है ना, डीएनए का स्ट्रैंड डीनेचुरेशन करना है, तो हाई टेम्परेचर पे ये टैग पॉलीमरेज काम कर जाते हैं एंजाइम। और ये एंजाइम कहाँ से मिलते हैं, ये हमें एक बैक्टीरिया से मिलते हैं, और जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। जो पहाड़ वगैरह अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, गर्म पानी के झरने होते हैं, वहाँ पे ये बैक्टीरिया मिलता है। और उसके जो एंजाइम्स होते हैं टैग पॉलीमरेज, उसके तो ये टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये इस प्रोसेस को हाई टेम्परेचर में भी आसानी से करा देता है। ठीक है, फिर इस पर डाइनोक्लियोटाइड वगैरह जुड़ेंगे और डीएनए नॉर्मली बनाएंगे। तो इस चीज़ को हम बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, डीनेचुरेशन, अनिलिंग और एक्सटेंशन, इस तरह से बार बार करते रहते हैं।
और इससे कई साइकिल रिपीट करते हैं और एम्पलीफाइड डीएनए बनकर तैयार हो जाता है ना, 1 बिलियन टाइम। बहुत मतलब ये डीएनए बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि हम इसको आसानी से हैंडल कर सकें। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस साइंटिस्ट ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी की थी, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसको रिकॉम्बिनेंट जीन को इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल में। ठीक है ना, तो इसको होस्ट सेल में जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बायोरिएक्टर्स का यूज़ करते हैं, स्टेट टैंक रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रिएक्टर हैं, ये अलग अलग बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें मोटर वगैरह लगी होती है और माइक्रोब्स वगैरह को डालेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, उसको मिलाएंगे, एक तरह से मिक्सर या ग्राइंडर की तरह से काम करते हैं ये, और जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है और वो फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या बनाएंगे, वो एंटीबायोटिक या जो भी विटामिन वगैरह बनाना था वो प्रोड्यूस करेंगे। तो अलग अलग ये रिएक्टर्स होते हैं इसमें। और इसके बाद फिर हम लोग को जो एंटीबायोटिक या विटामिन जो भी चीज़ चाहिए थी वो जब मिल जाएगी तो उसका प्योरीफिकेशन कर लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। ठीक है, सेपरेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है एंटीबायोटिक बनाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए, तो हम लोग ये पूरा प्रोसीजर कर रहे थे। ठीक है, तो उससे जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट तो उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसकी क्वालिटी वगैरह के टेस्ट कर लेते हैं कि क्वालिटी सही है कि नहीं है ना, और क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह कर लेते हैं कि मतलब अगर कोई इस विटामिन को, कोई इस एंटीबायोटिक को अगर कंज्यूम करेगा तो उसको कोई इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, इस तरह से ही आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस जो ये आपका चैप्टर था कंप्लीट होता है। ठीक, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट अब हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, इसके बेसिक प्रिंसिपल, और अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की। बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इससे पहले के वन शॉट में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग जो चैप्टर का वन शॉट देख रहे थे बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल का, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन यहाँ पे क्या क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए। और ये हमारी जो वन शॉट वीडियो है ये हमारी, तो ये पूरी आपको कंप्लीट वीडियो के फॉर्म में, यानी वन शॉट वीडियो के फॉर्म में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल कर दी जाएगी। अभी ये हमारा लाइव सेशन चल रहा है और इसकी पूरी वीडियो हम लोग वन शॉट के फॉर्म में आपको जल्दी से जल्दी इसको आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका नीट का जो आपके एग्ज़ाम देने वाले 21 को आपका एग्ज़ाम है नीट का, तो उसका आप रिविज़न जल्दी से कर पाएँ। और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की, पर्पज़ की यहाँ पे। तो इसका पर्पज़ क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, हम लोग क्यों इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा अच्छी फूड की क्वालिटी और फूड का जो क्रॉप वगैरह है वो ज़्यादा हमको प्रोवाइड हो सके। और एग्रो केमिकल यूज़ है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स, इन सब जगहों पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे इंसेक्ट वगैरह जो पेस्ट में लग जाते हैं क्रॉप्स में, तो उनको मारने में, ठीक है, और क्रॉप्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने में, उसको सेव करने में, और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप से अलग अलग प्रोडक्ट्स यूटिलाइज़ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, जैसे प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया होगा, फंगस हो गया, एनिमल्स हो गया। ठीक है, तो इनका हम लोग जीन मैनिपुलेट करते हैं, यानी इसको चेंज करते हैं जीन को, उसमें कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह इंसर्ट करते हैं, डीएनए जो भी हमें जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो उस तरह का हम लोग डीएनए इसमें इंसर्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एडवांटेज क्या क्या होती है। अच्छा, जिस ऑर्गेनिज्म का हम लोग जीन मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, जिसका जीन अल्टर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जिस ऑर्गेनिज्म का जीन जो है चेंज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है, क्रॉप्स इसमें ज़्यादा टॉलरेंट हो जाती हैं। ठीक, क्रॉप ज़्यादा टॉलरेंट हो जाती हैं एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, कोल्ड ड्रॉट के लिए, और यानी कोई क्रॉप है अगर वो अच्छे से फसल नहीं हो पा रही, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, कभी कभी कोल्ड या ड्रॉट की वजह से ख़राब हो जाती है। तो अगर इसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे तो ये हो सकता है ऑल टॉलरेंट हो जाए और ज़्यादा सर्दी में भी और ड्रॉट वगैरह में भी अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, और रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड पे भी हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है,
यानी हमें केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि क्रॉप के अंदर ही ऐसे केमिकल बनते हैं जो पेस्ट को मारने का काम करते हैं। 1 मिनट बस। ठीक है, ये क्या है? इसके बाद है गोल्डन राइस ना। यहाँ पे गोल्डन राइस के बारे में, इसके बारे में पहले ही बता चुकी कि जैसे राइस में हम लोग विटामिन ए का जीन जो है इंसर्ट कर देते हैं राइस के जीनोम में, जिससे कि विटामिन ए बनाने लगता है। ठीक है, तो ये गोल्डन राइस हमारा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीटी कॉटन की, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, तो इसमें बीटी कॉटन हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। बीटी का मतलब यहाँ पे बैसिलस थ्रिंजेंसिस। ठीक है, बीटी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थ्रिंजेंसिस। इस बैक्टीरिया का जीनोम हम लोग यूज़ करते हैं बैसिलस थ्रिंजेंसिस का, इसलिए हम लोग इसको बीटी कॉटन बोलते हैं। तो बैसिलस थ्रिंजेंसिस के जीनोम की खासियत ये होती है कि इसका डीएनए जो होता है उसकी वजह से उसमें एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये टॉक्सिन जो होता है ये पेस्ट को मारने का काम करता है। इंसेक्ट्स वगैरह जो भी फसल को ख़राब कर सकते हैं, क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं, तो उनको मारने का काम करता है। तो बैसिलस थ्रिंजेंसिस के डीएनए या जीनोम का हम लोग यूज़ करते हैं और उसको प्लांट में, कॉटन में इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया के जीनोम को हम लोग कॉटन में इंसर्ट करा देंगे, डीएनए को उसके पूरे जीनोम नहीं, सिर्फ डीएनए कुछ पार्ट को इंसर्ट कराएंगे। अच्छा, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा एंजाइम जो होता है वो जीनोम को कट करता है या डीएनए को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी डीएनए को कट करने का काम करता है स्पेसिफिक साइट से। तो कौन सा एंजाइम होता है वो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है, उसका आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कमेंट करके। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बैसिलस थ्रिंजेंसिस के डीएनए को हमने निकाला और कॉटन में इंसर्ट कर दिया, कॉटन प्लांट में। तो कॉटन प्लांट जो होता है वो क्या करता है, वो टॉक्सिन बनाने लगता है। ठीक है, तो ये टॉक्सिन बनाएगा और इस टॉक्सिन से क्या होगा, एक तरह का पॉइजन बनाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो उसके आसपास जो इंसेक्ट उसको हम कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसके इंसेक्ट्स जो होते हैं या उनके लार्वा जो होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये गट में जाके जब वो लार्वा या इंसेक्ट जो होंगे इसको खाने की कोशिश करेंगे कॉटन को, ठीक है, तो उसके वो गट में चला जाएगा, यानी माउथ से होता हुआ स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह में, और फिर वहाँ पे जाके पोर्स बना देगा और उसको पेस्ट को किल कर देगा। छेद एक तरह से कर देता है गट में, जिसकी वजह से क्या होती है, मर जाते हैं इंसेक्ट जो होते हैं या पेस्ट जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये बीटी कॉटन जो होता है, इस तरह का हम लोग एक कॉटन की फसल की वैरायटी तैयार करते हैं। ठीक है ये कॉटन ही, लेकिन इसमें हम लोग बैसिलस थ्रिंजेंसिस का डीएनए डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ये पॉइजन या टॉक्सिन बना रहा है। वो टॉक्सिन जो होगा वो क्या करेगा, इंसेक्ट के गट को पोरस कर देता है, उसमें पोर्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से मतलब इंसेक्ट को मारता है, एक तरह से किल करता है। ठीक, अब इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स ना, जो भी आपकी क्वेरी या डाउट रहती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट जो है ना, तो यूज़ ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस RNAi टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन ऑफ रूट्स बाय नेमाटोड्स ना। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग टोबैको प्लांट में इस चीज़ का यूज़ करते हैं। टोबैको प्लांट में मिलेडोगाइना इनकॉग्निटा जो होता है, ठीक है, एक तरह का निमाटोड है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, तो उसका यूज़ करते हैं और टोबैको प्लांट को हम लोग डिसीज रेजिस्टेंट कर देते हैं, डिसीज से रेसिस्टेंस कर देते हैं, यानी उसमें रूट्स में किसी तरह का वहाँ पे इन्फेस्टेशन इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगने पाते। तो ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन मेडिसिन में हम लोग का क्या है, अभी तो एग्रीकल्चर में हमने यूज़ देखा कि एग्रीकल्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग गोल्डन राइस बना रहे हैं, बीटी कॉटन बना रहे हैं, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, अब मेडिसिन की किस तरह से मेडिसिन फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, तो इंसुलिन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इंसुलिन बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में जो इंसुलिन बनती है, पहले के टाइम में क्या होता था, इंसुलिन कैटल्स और पिग से बनाई जाती थी ना, और ये एलर्जी करती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। तो कैटल से या पिग से इंसुलिन जो होती है, क्योंकि इंसुलिन तो मैमल में बनता ही है, इंसुलिन एंजाइम जो इंसुलिन जो हार्मोन है, ये तो मैमल्स में हम जैसे हम लोग में बनता है, उसी तरह से मैमल में बनता है। ठीक है, जैसे कैटल हो गया, पिग्स हो गया, अदर मैमल्स में भी ये बनता है। तो उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन निकाल के और उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता था, लेकिन वो एलर्जी क्रिएट करती थी। ठीक है, इस तरह की जो नेचुरल इंसुलिन थी वो एलर्जी क्रिएट करती थी। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह की हेल्प से, ई कोलाई की हेल्प से और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग इसको लैब में तैयार कर लेते हैं। अच्छा, इंसुलिन में यहाँ पे 2 चेन होती है, ठीक है, ए और बी चेन, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से, जो रियल इंसुलिन होती है ना उसमें ए और बी 2 चेन होती है, जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। यहाँ पे SS करके आपको बॉन्ड दिख रहा होगा सल्फर सल्फर का। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये इंसुलिन के ए और बी चेन जुड़ी होती है। इसको हम लोग ह्यूमिलिन भी कह सकते हैं, जब इसको हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इस शीशा कोलाई के थ्रू सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो इसको ह्यूमिलिन भी हम लोग बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्रो इंसुलिन होता है,
ठीक है। ये प्रो इंसुलिन से इसकी ए और बी चेन अलग कर लेंगे। देखो बैक्टीरिया में जो इंसुलिन बनता है, बैक्टीरिया जब इंसुलिन बनाते हैं तो उसमें जो इंसुलिन बनेगा वो क्या होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है जिसको हम लोग सी चेन भी बोलते हैं। ठीक है। ब्लू और ग्रीन जो है ये हमारे पास काम, हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे काम का है। ठीक है, ब्लू और ग्रीन सेगमेंट। और ये जो ग्रे सेगमेंट है ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम लोग सी चेन बोलते हैं। ठीक है ना। ब्लू सेगमेंट को ए चेन, ये जो ये पूरी एक चेन है ना, तो ब्लू पार्ट को ए चेन बोलते हैं, ग्रीन वाले को सी चेन बी चेन, और ये जो ग्रे वाला पार्ट दिख रहा है इसको सी चेन बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एंजाइम की हेल्प से सी चेन को काट के हटा लेते हैं। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, फ्री से पेप्टाइड अलग हो गया ना। तो ए और बी को एक साथ जोड़ लेते हैं, ए और बी को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो इस तरह से इंसुलिन बन जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमुलिन। ठीक है, इस तरह के इंसुलिन क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन बोलते हैं। तो ये ह्यूमुलिन जो है क्रिएट की जाती है शीर्षकोलाई की हेल्प से, और इसमें ए और बी, ठीक है, हम लोग सेपरेटली अलग अलग कर मतलब पहले जो इंसुलिन बनेगी उसमें से ए और बी को सेपरेट कर लेंगे, और फिर उसको, ठीक है, उसको हम ए और बी को सेपरेट करके फिर उसको आपस में जोड़ देंगे। सी से मतलब उसको अलग कर देंगे, और फिर ए और बी को आपस में जोड़ के इंसुलिन इसको इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह से काफ़ी इंसुलिन हम लोग फैक्ट्रीज़ वगैरह में, रिएक्टर्स में बनाते हैं, बहुत सारी इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाती है बैक्टीरिया की हेल्प से। ठीक है। इसके बाद है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जो होती है, ठीक, जीन थेरेपी में भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का जीन थेरेपी में किस तरह से यूज़ करते हैं, तो 1990 में, जैसे 1990 का एक केस है, एक 4 साल की जो बच्ची थी, 4 ईयर ओल्ड का यहाँ पे दिया हुआ है, एडनोसिन डीअमीनेज डिफिशियंसी उसको थी। ठीक है, तो 4 साल की बच्ची को एडनोसिन डीअमीनेज की डिफिशियंसी थी, बाय बर्थ वो डिफिशियंसी थी। तो इसमें क्या हो रहा था कि उसमें एडनोसिन डीअमीनेज डिफिशियंसी, ठीक है, तो उसके जो है ब्लड वगैरह की जो ब्लड सेल्स है ना, वो एंडोसिन डीअमीनेज डिफिशियंसी में क्या होता है कि ब्लड सेल्स का रेनुअल नहीं हो पाता। ठीक है, एंडोसिन डीअमीनेज डिफिशियंसी में ब्लड सेल्स का रेनुअल नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या किया गया कि उनकी लिम्फोसाइट्स वगैरह को, ठीक है, ग्रो कराया गया, और फंक्शनल एडीए एमिनोसिन डीअमीनेज, ठीक है, cDNA से इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू। ठीक है, तो रेट्रोवायरस के थ्रू, यानी जो आरएनए से डीएनए बनाए इस तरह का वायरस लिया गया, और उसमें एडीए के cDNA को, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया, या cDNA लिखा है ना, तो इसको इंट्रोड्यूस कराया गया यहाँ पे, और इससे क्या हुआ कि मतलब एक तरह से उसका क्योर कर लिया गया उसके डिसीज़ का ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एडनोसिन डीअमीनेज डिफिशियंसी जैसी बीमारी से भी बचा सकते हैं किसी पर्सन को। ठीक है, इसके लिए हम लोग लिम्फोसाइट्स का जनरली यूज़ करते हैं, और एडनोसिन डीअमीनेज का cDNA यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू हम लोग ये मेथड जो है परफॉर्म करते हैं। एक मिनट में नेक्स्ट यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बताए थे PCR एक होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग इससे पहले का जो चैप्टर था ना, जिसका हम लोग वन शॉट अभी देख रहे थे, तो उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ना, ये भी एक हमारे पास टेक्निक होती है। तो ये दोनों टेक्निक जो होती है, ठीक है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इसको डेवलप करते हैं, PCR और ELISA को। ठीक है, तो ये परफॉर्म जो की जाती है ना, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही परफॉर्म की जाती है ना। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि ट्रांसजेनिक, ये तो मेडिसिनल यूज़ था, मेडिसिन में क्या क्या यूज़ है, एक बार फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में किस तरह से यूज़ होता है। इंसुलिन बनाने में, ठीक है, जिसको हम लोग ह्यूमुलिन कहते हैं। जीन थेरेपी में इसका यूज़ होता है, एडनोसिन डीअमीनेज डिफिशियंसी जैसी बीमारी को ठीक करने में। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में PCR और ELISA की। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करने में भी इनका यूज़ होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल वगैरह बनाने में। अब एक मिनट बस, हाँ, तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जिनका हम लोग DNA मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, DNA को हम लोग उसको अल्टर करते हैं, और उसमें अपना एक्स्ट्रा फॉरेन जीन उसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल को हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके DNA को चेंज किया जाता है, उसमें बाहर से जो है DNA इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो हमारे लिए जो यूज़फुल जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो जैसे इसका यूज़ अभी हम लोग देख रहे हैं, यूज़ क्या क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ डिसीज़ की स्टडी, जैसे अल्जीमर्स। ठीक है, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट वगैरह में। एक मिनट, हाँ, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे रैट वगैरह, ट्रांसजेनिक माइस या ट्रांसजेनिक रैट माइस बनाई जाती, ज़्यादा ट्रांसजेनिक माइस बनाई जाती हैं, और ट्रांसजेनिक इंसेक्ट्स वगैरह भी हम लोग बनाते हैं। तो उसको फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट या और बाकी ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट समझने में उसका यूज़ करते हैं।
और डिसीजेस की स्टडी में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, अल्जीमर्स और कैंसर, ठीक है। क्योंकि इस तरह से जब हम लोग मॉडल बनाएंगे ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे और उस पर जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज़ों के ड्रग्स वगैरह के इफेक्ट के बारे में ज़्यादा से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जीमर्स और कैंसर, इन सब का भी क्या किया जाता है, इसके बारे में भी स्टडी की जाती है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे यूज़फुल ह्यूमन प्रोटीन्स, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन्स जो होते हैं, तो ह्यूमन प्रोटीन यहाँ पे रोज़ी जैसे किया गया था, ठीक है। रोज़ी में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है रोज़ी, और ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क यहाँ पे 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था ह्यूमन प्रोटीन, इसमें 1 लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम, ठीक है। तो जब ये रोज़ी डेवलप की गई थी ना, ट्रांसजेनिक काउ जो है, तो इसका किया गया था, इसके जीन में मॉडिफिकेशन किया गया, डीएनए वगैरह इंसर्ट किया गया इसमें, जिसमें कि ह्यूमन प्रोटीन उसमें इनके, क्योंकि मिल्क काउ में क्या होता है, मिल्क काउ जब बच्चों को दिया जाता है मिल्क काउ, तो उसमें ह्यूमन प्रोटीन नहीं होता, ठीक है, तो वो उतना न्यूट्रिशन नहीं दे पाता है, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है कि शुरू के 6 मंथ जो बेबी होता है या जो बच्चा होता है उसको मदर मिल्क प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग मिल्क जो काउ मिल्क होता है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे काउ मिल्क हम लोग क्यों नहीं दे सकते छोटे बच्चों को, जो 6 मंथ तक के बच्चे होते हैं उनको काउ मिल्क क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें ह्यूमन प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। तो अब ह्यूमन प्रोटीन काउ मिल्क बनाने के लिए, कि ये हमारी प्रॉब्लम जैसे ख़त्म हो जाए, जैसे कुछ लोग होते हैं या कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको अगर मदर मिल्क नहीं फिर मिल पा रहा है, तो काउ मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन प्रोवाइड करने के लिए उनको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे रोज़ी जैसे प्रोड्यूस की गई थी, ये ट्रांसजेनिक काउ है। इसमें क्या किया था, इसके जीन के मॉडिफिकेशन इसके जीन में किया गया था, इसके जीन को मैनिपुलेट किया गया और उसमें ह्यूमन प्रोटीन बनाने वाला, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन या ह्यूमन मिल्क प्रोटीन बनाने वाला जीन डीएनए इंसर्ट कराया गया। उससे क्या होता है कि इसमें जो रोज़ी थी, ठीक है, तो इसके पर लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम ह्यूमन प्रोटीन बनता है, ठीक है। ह्यूमन अल्फा लैक्टल्बुमिन, अच्छा ह्यूमन प्रोटीन का नाम क्या है ये भी आपको याद रखना है, ह्यूमन अल्फा लैक्टल्बुमिन, ठीक है, ये ह्यूमन प्रोटीन का नाम है, ह्यूमन अल्फा लैक्टल्बुमिन, ठीक है। तो ये इनरिच्ड मिल्क हमको रोज़ी से मिलता है। तो रोज़ी एक क्या है, यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल है, ठीक। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एनिमल्स का, और वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन वगैरह की टेस्टिंग करने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का। जैसे ट्रांसजेनिक माइस, अभी आपको बताया था कि कुछ माइस जो होती हैं उनका जीन वगैरह को मैनिपुलेट करके हम लोग ट्रांसजेनिक माइस तैयार करते हैं, ठीक है, और इस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई भी हमारी जो नई वैक्सीन मार्केट में आती है तो उसको एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर, ठीक है। ज़्यादातर ट्रांसजेनिक माइस ही यूज़ की जाती है। तो इसको हम लोग वैक्सीन को पहले ट्रांसजेनिक माइस पे टेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ह्यूमन से क्या करती है, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। ट्रांसजेनिक माइस जो होती है जीनोम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, ह्यूमन का जीनोम और ट्रांसजेनिक माइस का जीनोम बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। तो वैक्सीन की टेस्टिंग पहले हम लोग ट्रांसजेनिक माइस पे कर लेते हैं, तो जो भी रिजल्ट हमें मिलता है, अगर सेफ़ रिजल्ट हमको मिलते हैं तो हम लोग फिर उसको पीपल के लिए अलाउ कर देते हैं, ठीक है, वैक्सीन को। और अगर सेफ़ रिजल्ट नहीं मिलते, कोई प्रॉब्लम हमें दिखती है ट्रांसजेनिक माइस में, तो फिर वैक्सीन को हम लोग वहाँ पे फिर से दोबारा से उसको उसमें जो एक प्रिपरेशन के लिए उसको फिर से उसको सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इस तरह से वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ कर सकते हैं, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट बस। नेक्स्ट यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं, तो ये हमारे कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल आई होप समझ में आया होगा क्या होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल होता है जब कोई एनिमल का डीएनए हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, और उसका फिर हम लोग अपने जो भी हमारे उससे जो यूज़फुल प्रोडक्ट हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जो जिस भी प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत थी, ठीक है, या जो भी हमें उसके ऊपर स्टडी करनी है वो हमसे उस पर परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम लोग डिसीज़ की स्टडी भी कर सकते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी डेवलपमेंट की स्टडी भी कर सकते हैं। कोई अगर हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए ना, जैसे ह्यूमन प्रोटीन रिच इनरिच मिल्क चाहिए, ठीक है, वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं। वैक्सीन सेफ्टी वगैरह की भी इस पर ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें एथिकल इशू, भी कुछ हमारे कंसर्न होते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग इस तरह की टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एनिमल के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम लोग इसमें एक तरह से मिक्सिंग उनकी कर रहे हैं, और अलग जो चीज़ जैसे ह्यूमन में जो प्रोटीन बन रहा था उसको हम लोग काउ में बना रहे हैं प्रोटीन को ना, या हम लोग जो चीज़ गाजर में जैसे जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे थे, विटामिन ए जैसे बन रहा था, उसको हम लोग राइस में डेवलप कर रहे हैं, विटामिन ए बना रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होता है ना कि इस तरह की मिक्सिंग से ये थोड़ा एथिकल इशू हो जाता है, ठीक है, एथिकल इशू हो जाता है, यानी ये चीज़ पब्लिक के लिए सेफ़ है कि नहीं है, या अलग अलग रिलीजन में अलग अलग लोग जो हैं इसको क्या कर सकते हैं,
इसको वो करने से, मतलब इस तरह की टेक्निक को परफॉर्म करने से बचते हैं या वो करना नहीं चाहते इस तरह की टेक्निक, ठीक है। तो बहुत से लोग इसको जो है इसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाते हैं, इन चीज़ों के बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के अगेंस्ट भी जो है। तो इसलिए क्या किया जाता है, कुछ एथिकल इश्यूज़ कंसर्न है, तो यहाँ पे रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन पे इसके ध्यान देना होता है, बायोपायरेसी और ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह पे हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। यानी जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म करेंगे तो हमें यहाँ ये ध्यान देना होगा कि किसी भी रिलीजन वगैरह से या किसी भी अलग कम्युनिटी वगैरह से किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो जाए ना इन चीज़ों को लेके, ठीक है। मतलब ये चीज़ें जो है सब लोग इसको अपना सके, जो भी बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपनाने में, उसको यूज़ करने में किसी भी इंसान को, किसी जो चाहे वो जिस भी रिलीजन का हो, जिस भी कम्युनिटी का हो, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो ना, जिस भी कंट्री का हो उसको कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रेगुलेशन भी हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन बनाए हैं जिसको हम लोग गीक बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ना। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारी कमेटी बनी हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और ये क्या करती है, वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च ना, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो उनकी वैलिडिटी देखती है कि वो कितने सेफ़ हैं ना। ये सेफ्टी भी हमें देखनी होती है ना, अलग अलग पर्सन के लिए कितने सेफ़ है। और सेफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज ना, कि वो पब्लिक के लिए कितनी सेफ़ है, ठीक है, और उनके किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ये सब चीज़ को देख के ही जो इंडियन गवर्नमेंट है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये उसको अलाउ करती है और ऑर्गेनिज्म को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उसको फिर उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट वगैरह में इसको क्या कहते हैं, अप्रूवल देती है ना, मार्केट वगैरह में सेलिंग कर लिए। तो ये कमेटी है, आपको नाम याद रखना है, GEAC का फुल फॉर्म जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। इसके बाद हम लोग बायोपायरेसी की बात करते हैं। तो बायोपायरेसी में क्या होता है, यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न, ठीक है। तो बायोपायरेसी में क्या होता है, बायोपायरेसी मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी की जो रिसर्च होती है, ठीक है, बायोपायरेसी का मतलब यहाँ पे क्या, जैसे किसी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार किया, ठीक है, और कोई दूसरा जो है उसको पेटेंट कराने की कोशिश करे या उसका यूज़ करने लग जाए, ठीक है, उसको अपनी रिसर्च बता दे ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी, ठीक है। अक्सर क्या होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है, ठीक है, वो क्या करती हैं कि किसी इम्प्रॉपर वे से, ठीक है, या हम कह सकते हैं इलीगल वे से, तो दूसरे किसी कंपनी के या किसी कंट्री के प्रोडक्ट को वो या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को वो अपना जो है पेटेंट कराने की कोशिश करती हैं या उसको यूज़ करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से बायोपायरेसी को हम लोग बोलते हैं। और इसका क्या कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग पेटेंट्स ऑन बासमती राइस ना, बासमती राइस जैसे लेके, ठीक है, बासमती राइस को लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही थी, क्योंकि बासमती राइस को इंडियन एग्रीकल्चर में इसको बहुत लंबे टाइम से भारत में जो है, इंडिया में इसको बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है बासमती राइस को। और डिफरेंट कंट्रीज़ की कंपनी जो थी उसको अपने जो है बासमती राइस को अपनी कह सकते हैं अपनी जो कंपनी है तो उसके नाम से वो पेटेंट कराने की कोशिश करती थी या उसको यूज़ करने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो ये बासमती राइस जो है इंडियन एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, इसका एक तरह से इसमें काफ़ी टाइम से इंडियन एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है बासमती राइस का, ठीक है। तो इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही थी, और ये भी बायोपायरेसी के उसमें आता है, अंडर आता है। बायोपायरेसी में एक हम लोग हल्दी का भी पेटेंट दे सकते हैं, ठीक है। हल्दी का यूज़ जो है, ठीक है, इंडियन आयुर्वेदिक उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा है ना, लेकिन और बहुत लंबे टाइम से हल्दी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। लेकिन क्या था ना, अमेरिकन कंपनी या कुछ और जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कंपनी थी, तो उन्होंने क्या किया था कि हल्दी को पेटेंट कराने की कोशिश की, ठीक है, और उसका यूज़ करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब उसका पूरा जो है क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की। तो ये एक तरह से बायोपायरेसी में आ सकता है ना। यानी जब किसी की रिसर्च को या किसी के प्रोडक्शन को ना, किसी कंट्री या के प्रोडक्शन को, ठीक है, या किसी कंपनी के प्रोडक्शन को, उसकी रिसर्च को कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरी कंट्री अपने नाम से यूज़ करे, उसको पेटेंट कराने की कोशिश करे, उसको यूज़ करने की कोशिश करे, ठीक है, या उसको अपनी रिसर्च बताए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी। पायरेसी मतलब एक तरह से क्या होता है, चोरी। पायरेसी मतलब पायरेट वाली, आप लोग अगर देखते होंगे मूवी वगैरह देखते होंगे तो पायरेट होता है ना, पायरेसी उसी से बना हुआ है। पायरेसी टर्म, पायरेसी का मतलब क्या होता है, एक तरह से चोरी होता है ना, किसी की रिसर्च वगैरह को अपने नाम से बताना या किसी की रिसर्च को अपने नाम से ही उसको मार्केट पे सेल करना, ठीक है। तो ये है
बायोपायरेसी मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, बायो रिसोर्सेज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो किसी कंट्री के बनाए हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरी कंट्री या कोई दूसरी कंपनी जब वो अपने नाम से उसको सेल करेगी मार्केट में, जाहिर सी बात है उससे मुनाफा भी कमाएगी, तो उसको अपने नाम से सेल करे या पेटेंट कराने की कोशिश करे, तो इसी को हम लोग बायोपायरेसी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज की बात कर लेते हैं। एथिकल इशू में ये भी आता है ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या है, जैसे इंडिया में जो है, ठीक है, इंडिया की जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, इंडिया बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिच है, ठीक है। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो बाकी अदर कंट्रीज़ में हमें इतनी बायोडाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती, इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और बायोडाइवर्सिटी भी है, और यहाँ पे जो भी जितनी भी वैरायटी हमें मिलती है ऑर्गेनिज्म की या प्लांट्स की देखने को, ज़्यादातर वैरायटी का लोगों को बहुत पहले से उसकी नॉलेज है, ठीक है। जैसे हल्दी हो गया या और कोई चीज़ हो गई, बासमती राइस हो गई, जितनी भी वैरायटी, रियल वैरायटी जितनी भी हो गई, ठीक है। तो क्या है कि जैसे जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, अश्वगंधा हो गया ना, डिफरेंट मेडिसिन्स हो गई, तो जो ज़्यादातर वैराइटीज़ यहाँ पे है एनिमल्स की या प्लांट्स की, तो यहाँ के लोगों को, इंडिया के लोगों को उसकी नॉलेज भी है, ट्रेडिशनल नॉलेज, बहुत लंबे टाइम से नॉलेज भी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें माइंड में रखना होता है जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज से उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यानी किसी मेडिसिन का या किसी प्लांट का, किसी एनिमल का जिस लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसमें किसी तरह की लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जो भी हम लोग प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएँ, ठीक है, तो वो लोग उससे अच्छे से फैमिलियर हों, ठीक है। और किसी ऑर्गेनिज्म को उससे कोई नुकसान ना हो, किसी पीपल कोई किसी लोग जैसे जनता है तो जनता को उससे कोई नुकसान ना हो, पीपल को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, तो उसको भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उसके सर्वाइवल पे कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो ये भी ट्रेडिशनल नॉलेज को भी हम लोग को ध्यान में रखना होता है। तो ये हमारे एथिकल इश्यूज़ भी बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमने अभी बायोटेक्नोलॉजी और उसके प्रिंसिपल, ठीक है, इसकी अभी हमने डिस्कस